हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक और आर्टिकल अभी कवर करेंगे। दिस आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इनटू द हिंदू में पब्लिश हुआ था। द आर्टिकल बेसिकली इकोनॉमिक डिवाइड के ऊपर ये आर्टिकल है। एक न्यू रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट ने क्या बताया है उसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो लेट्स बिगिन, समझते हैं कि आर्टिकल है क्या। तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है अपनी प्राइम मिनिस्टर की, EACPM, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो इकोनॉमिक डिवाइड है वो हमारा बढ़ता जा रहा है बिटवीन रिचर एंड पुअर स्टेट्स। और वो स्टेट्स के कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं, राइट। फ्रॉम 1960-61 से लेके 2023-24 में हमारा जो रिच स्टेट है वर्सेस पुअर स्टेट है, उसमें जो गैप है, इकोनॉमिक डिवाइड है, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अब इसकी रीजनल डिस्पैरिटी की बात करें, रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो वेस्टर्न और साउदर्न स्टेट्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है ईस्टर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स की, जो अपने आप में थोड़ा सा हैरान करने वाला नंबर है, क्योंकि देखा जाए तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नॉर्दर्न स्टेट्स भी अच्छा करेंगे, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स बेटर कर रहे हैं। उसकी वजह से ये जो रीजनल डिस्पैरिटी है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी खासकर बढ़ रही है। चैलेंजेस ऑफ फेडरलिज्म, अब इसमें जो एक बड़ा चैलेंज है वो फेडरलिज्म हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक डिवाइड हैज लेड रिचर स्टेट्स टू क्वेश्चन द फेयरनेस ऑफ फेडरल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन एज दे फील दैट कंट्रीब्यूट मोर देन दे रिसीव द रिटर्न ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब होता क्या है कि भाई, अब हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से कहीं ना कहीं सेंटर का सपोर्ट कुछ स्टेट्स को ज्यादा होता है, कुछ स्टेट्स को कम होता है, तो कहीं ना कहीं वहां पे एक बायसनेस देखने को मिलती है। और उस वजह से भी कहीं ना कहीं, और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी जो कहीं ना कहीं है वो इस तरह से है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ स्टेट्स जो है वो परफॉर्म कम करते हैं और कुछ स्टेट्स जो है वो बेटर परफॉर्म करते हैं, और वो बढ़ता ही चला जाता है। लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो रिपोर्ट ये भी लिंक करके बताती है कि भाई लिबरलाइजेशन जो 1991 में हुआ था, उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को फेवर किया था इन मोर डेवलप्ड रीजन में। जो उस टाइम पे जो डेवलप्ड स्टेट्स थे वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को उन्होंने अलाउ किया था कि वहां पे जाकर प्राइवेट अपना इन्वेस्टमेंट करेगी, उसको और डेवलप करेगी, जिससे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो गया, वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी आई, वहाँ गवर्नेंस आ गया। तो कहीं ना कहीं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब 1991 के टाइम से ही एक बायसनेस हो गई। ठीक है, और प्लस उसके बाद आने वाले टाइम में फेडरल स्ट्रक्चर की वजह से भी ये और बायसनेस बढ़ जाती है। इस वजह से ये दो बड़े कारण हो गए यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट पैटर्न देखते हैं अगर, तो इन्वेस्टमेंट फ्लोज मोर रेडिली इनटू डेवलप्ड अर्बन एरियाज। ऑब्वियसली मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, इनमें ज्यादा लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। कोस्टल रीजन्स में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं आपको टूरिज्म देखने को मिलता है, और इसीलिए वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस बेटर है। जबकि जो पुअर स्टेट्स हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही इन्वेस्टमेंट वहां पे नहीं होती किसी भी फॉर्म में। रोल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट मेक्स अप टू 75% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें 75% तक का इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आता है, लेकिन वो भी रिचर स्टेट्स में ही ज़्यादा पैसा लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे ज़्यादा मार्केट ड्रिवन पॉलिसीज आती हैं। एंड दिस हैज़ बी लेड टू मोर इकोनॉमिक गैप। अब देखो, 3 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, राइट। ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें, तो एनईपी हैज फेवर्ड द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर which thrives in the developed states over often an expense of unorganized sector which providence the। तो जो एनईपी है वो भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर को ज़्यादा फेवर करती है एज कम्पेयर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और ज़्यादातर डेवलप्ड स्टेट्स की तरफ ज़्यादा थ्राइव करते हुए देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल फोकस ही है ना, वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड स्टेट्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, और उस वजह से वो स्टेट्स काफ़ी आगे ग्रो कर जाते हैं, और जो पीछे वाले स्टेट्स हैं वो पीछे ही चले जाते हैं, उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता ही चला जाता है। अब ओवरऑल यूनिक केसेस की बात करें, लेकिन कुछ यूनिक केसेस भी हैं, जैसे स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल एंड केरला विद स्ट्रॉन्ग लेफ्ट मूवमेंट्स एंड लेबर मिलिट्रीज receive less private investment। border states and agency also attract limited public investment। अब अगर कुछ कुछ स्टेट्स की हम बात करें, जैसे वेस्ट बंगाल है, केरला है, यहाँ पे लेफ्ट मूवमेंट्स काफ़ी होते हैं, लेबर मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हमें कम मिलता है। ठीक है, बॉर्डर से लगते हुए स्टेट्स हैं, हमेशा कुछ ना कुछ इशू बना रहता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं, इस वजह से भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा कम होती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी कम होती है और प्राइवेट भी कम होती है। पॉलिटिकल डायनेमिक्स की बात करें, तो अपोजिशन रूल्ड जितने भी स्टेट्स हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, वो सेंटर अपने ही जो फेवर है वो कहीं ना कहीं उसको फेवर करती है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और उसको उन्होंने आर्टिकल में ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार बन जाती है, राइट। दो दो इंजन लगे हुए हैं, एक सेंटर की एक स्टेट की। तो कहीं ना कहीं उस टसल के चक्कर में उस स्टेट को पैसा नहीं मिलता। ब्लैक इकोनॉमी इम्पैक्ट की बात करें, तो ब्लैक इकोनॉमी इज मोर प्रिवलेंट इन द पुअर स्टेट्स एंड फर्दर हिंडरिंग इन्वेस्टमेंट ड्यू टू वीक गवर्नेंस। अब होता क्या है कि जो पुअर स्टेट्स हैं, वहाँ पे क्या है, गवर्नेंस बहुत पुअर है।
तो गवर्नेंस पुअर होने की वजह से वहां पे पॉलिसी अगर कोई बनती भी है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, और अगर पॉलिसी कहीं भी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो वहां पर इन्वेस्टमेंट आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, द इंक्रीजिंग इकोनॉमिक डिवाइड थ्रेटन्स इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर। अब ये डिवाइड इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को थ्रेट भी करता है कुछ हद तक। कुछ ना कुछ हमें पॉलिसी चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि डिस्पैरिटी को हम कम कर पाए। अब पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्या क्या देता है ये आर्टिकल, तो पहले सेंटर की तरफ से कि फोकस शिफ्ट करो भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ, ताकि हमारी इनकम बूस्ट हो, डिमांड बढ़े, पुअर स्टेट्स भी डेवलप करें। स्टेट्स को क्या करना चाहिए, तो उनको गवर्नेंस बेटर करनी चाहिए, करप्शन कम करना चाहिए, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए सोशल सेक्टर में, ताकि वो ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकें। और ओवरऑल आउटकम क्या निकलेगा कि हमारा बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट वुड रिड्यूस डिस्पैरिटी, और जब ये सब कुछ होगा तो उससे कहीं ना कहीं हमारी डिस्पैरिटी कम हो जाएगी और हमारा फेडरलिज्म स्ट्रक्चर और भी स्ट्रांग होगा। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये आर्टिकल पूरा समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरा पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो, ये मैंने लिंक यहाँ डाल दिया है। मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, प्लस अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हो तो मेरा नोट्स मास्टर प्लान ले सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन ऑफ दिस आर्टिकल। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।